बताओ बताओ। बिजनेस स्टडी चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन। किसी के पास एक्स्ट्रा बुक? पीछे दो बैठे बुक का एक। तुमको लगता क्यों है क्या फ्राइडे? एक हिंदी मीडियम भी दे दो बेटा। चैप्टर 5 संगठन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। क्या होता देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल मैनेजमेंट से सीख रहे हैं। मैनेजमेंट सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है ना। इसके बारे में समझा था, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल होने चाहिए, उन प्रिंसिपल्स को पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे व्यवसाय का पर्यावरण कैसा है, उसको समझा था। इसके बाद हमने पढ़ा था प्लानिंग, कि एक मैनेजर आगे नियोजन योजनाएं कैसे बनाता है, उनको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना रहता है एक अच्छी प्लानिंग के बाद। आप खुद मैनेजर और आप खुद इस प्रोसेस को सीख रहे हो, है ना। आप प्लानिंग तक आगे कि एक मैनेजर, ऐसा मैनेजर में जो प्लानिंग में क्या क्या करना चाहिए, है ना। ऐसा मतलब मैनेजर हूं तो मैं क्या हूं, मेरी ड्यूटीज क्या है, मुझे कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ठीक है। मैं जहां पर मैनेजमेंट करूंगा उस बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होगा उसको समझ गया, है ना। अब एज ए मैनेजर मुझे प्लानिंग करते टाइम हमें क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। अब आया आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ना। जिस प्रकार एक क्रिकेट टीम में कैप्टन के ऊपर सबसे बड़ा डिसीजन क्या रहता है कि अब वो टॉप 11 में किसको चुने, है ना। टीम अगर उसने अच्छी चुनी तो उसने जो प्लान कर रखा था उस प्लान के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, है ना, मैच को जीत जाएगा, अचीव कर जाएगा, ठीक है। वैसे क्या रहेगा उसमें, क्या मेरे ओपनर बेस्ट हो, इनफॉर्म हो, मेरे पास बॉलर अच्छे हो, मेरे पास मिडिल में अच्छे हो, फिनिशर अच्छे हो, इस टाइप में उसकी प्लानिंग रहती है। वैसे ही आपके बिजनेस में उन लोगों का ग्रुप या समूह जो आपकी प्लानिंग को सक्सेस करने में, इस ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूर्ण करने में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का मतलब होता है लोगों का समूह, कर्मचारियों का समूह जो उस संस्थान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है ना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है पीपल्स का ग्रुप है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का एम को अचीव करने में वर्क करेंगे, एक्टिव फैक्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। संगठन का आशय, अर्थ या आशय। बेटा इसमें लिखा हुआ है देखो, मिल गया मीनिंग। ये डेफिनेशन लिखा ना ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ले सकते हो। संगठन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से जिसके द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित किया जा सकता है ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। यही है, आप ये लिख सकते हो हिंदी मीडियम सबसे आसानी से, ठीक है। किसी संस्था में लोगों का समूह जो संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है, उस समूह को ही हम संगठन कहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंग्लिश में लिखा है ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर, मतलब ढांचा है, ऑफ डिटर्मिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू पीपल एंड आल्सो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप। मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है जो डिटर्मिनेशन करता, जो निर्धारण करता, और असाइनमेंट मतलब जॉब को और कर्तव्यों को लोगों के बीच में, है ना, निर्धारित करता है, ठीक है। ये संगठन बनाता कौन है, टॉप लेवल की अथॉरिटीज बनाती है ना, उच्च स्तरीय प्रबंध वाला है। अब इसकी विशेषता आ गई, आपको संगठन की विशेषता आ गई है, ठीक है। तो बेटा ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, संगठन जितना अच्छा होगा ना उतना आपका फायदा रहेगा। अब संगठन में प्रॉब्लम और क्या क्या आती है,
एक अच्छे संगठन का चुनाव करने की बहुत प्रॉब्लम आती है, ग्रुप अपना अच्छा हो, ठीक है। इसकी विशेषताएं देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पहली विशेषता रहती, कार्यों का विभाजन, है ना, डिवीजन ऑफ वर्क, है ना। कहेगा संगठन उपक्रम के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्यों को, है ना, उपकार्यों में विभाजित करता है, ठीक है। जो अपन ने पढ़ा था हेनरी फील्ड का प्रिंसिपल, कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, वही यहाँ पर है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, किसी बड़े काम को करने के लिए उसको छोटे छोटे कामों, मतलब क्या करता है, ग्रुप में बांट देता है। दूसरा इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, समन्वय की स्थापना, लोगों के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप में क्या कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। मधुर संबंधों की स्थापना, इसके अंदर क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ पोजीशंस, तीनों ही समझ में आ गए क्या इसमें? अच्छा, अलग अलग पॉइंट है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। और क्या विशेषता होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। आप अगर कंपनी के मैनेजर हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करोगे, ठीक है। आप लोगों में कोऑर्डिनेशन बनाओगे, समन्वय बनवाओगे, है ना। आप इन सबके बीच में प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाओगे, मतलब इन सबके बीच में संबंधों का, है ना, संबंध अच्छे बनाना है ना। और इसके अंदर हम क्या बता सकते हैं, 7 वाला यूनिवर्सल, है ना। ये आपको बहुत सारी जगह पर देखने को मिल चुका है। क्या लिखा, यूनिवर्सल फंक्शन है, हर जगह विश्व में सभी जगह अपनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन अकेला रहना किसी को पसंद नहीं, साथ में भी नहीं बैठता, भले से कोरोना चले या नहीं चले, है ना। ग्रुप बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन। क्या एक संगठन बनाना, कहीं पे भी हम घर में भी बना रहे हैं, दोस्तों का भी बना रहे हैं, आपका ग्रुप बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। बिजनेस के हर सेक्टर में, हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, संगठन मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। और व्यवसाय की आधारशिला है, इनमें से क्या बेस है ना, इसमें नहीं दे रखा है वैसे का, एक मिनट, हाँ देख, इट इज अ स्ट्रक्चर ना। संगठन क्या, बिजनेस का एक ढांचा है। 4 पॉइंट्स आते हैं इसमें, संगठन की विशेषताएं बताइए ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप क्यों बनाते हैं, है ना। इसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्ट क्या, संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या। आपने लोगों का ग्रुप क्यों बनाया, मैं मैनेजर हूं, मैं एज अ मैनेजर मैंने एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया, है ना। सबसे पहला रीजन है कि भैया मेरा प्रोडक्शन है स्पीडली हो, उत्पादन में वृद्धि हो, तीव्रता है ना। दूसरा मित व्यय हो, मेरा एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, जो क्या हो, इकोनॉमिकली हो, है ना। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट देने वाला हो, कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करें, प्राप्ति दे सके, है ना। तो इसमें दे रखा है जैसे मित व्ययता की प्राप्ति, मतलब इकोनॉमिकल हो, है ना। दूसरा उद्देश्य क्या है, समय और श्रम की मित व्ययता। देखो, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आना और ज्यादा प्रोडक्शन होने के साथ साथ मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, कम समय भी कम लगा है, और साथ में मिलकर काम करे तो मेहनत भी कम लगेगी, ठीक है। कि अगर देखो यहाँ पे 100 किलो की बोरी रखी होगी, तो एक जना उठाएगा तो मेहनत ज्यादा लगेगी, उसको 3 जने उठाएंगे तो टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी, क्यों, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है जो एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर काम करेंगे तो कम मेहनत लगेगी, कम समय लगेगा और काम भी जल्दी होगा, तो समय और श्रम की भी बचत होगी, टाइम और लेबर की भी सेविंग होगी। और क्या होगा, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्यों रखा ना, मैनेजरल कैपेसिटी में इंक्रीज होगी, मैनेजर वर्किंग कैपेसिटी, प्रबंध की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। एक मैनेजर क्या करता, काम करवाता ना कि काम करता है। तो एक मैनेजर का काम क्या है, उसके पास अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी, उसको बताने में, समझाने में, उसकी प्रॉपर प्लानिंग को क्या करना है, सक्सेस करने में एक ऑर्गेनाइजेशन का महत्व होता है। मतलब एक अच्छा ग्रुप क्या करेगा, एक मैनेजर की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, है ना। और क्या कर सकते हैं इसमें, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया गया है। विशिष्टीकरण क्या है,
जो जिस काम में माहिर है उसको वही दिया जाए, ताकि वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सके, है ना। अगर आप 10 लोगों का ग्रुप है, आप अगर अकाउंटिंग जानते हो तो मैं आपको अकाउंटिंग की पोस्ट पे रखूंगा, आप मैनेजमेंट जानते हो तो मैं मैनेजर की पोस्ट पे रखूंगा, आप फोरमैन का काम कर सकते हो आपको फोरमैनशिप दूंगा, आप सुपरवाइजर का काम अच्छा कर सकते हो आपको सुपरवाइजर बनो ना। तो ये क्या होगा, स्पेशलाइजेशन को क्या दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन संगठन में। और 6 पॉइंट काफी बड़ा है, इससे लेके 6 तक टेस्ट में क्वेश्चन आता है संगठन का उद्देश्य या महत्व बताइए, हमने क्यों लोगों का ग्रुप इकट्ठा करा, क्या है उसका उद्देश्य, है ना। क्या पॉइंट इंग्लिश में बेटा पहला पॉइंट आएगा इसमें, क्या, एक मिनट, ब्रिंग इकोनॉमिक्स, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, है ना, इंक्रीज मैनेजरियल इफिशिएंसी 3 पॉइंट हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन 4 हो गया, है ना। और इसमें 7 और 8 देख लो, 7 8 ज्यादा चीज है। एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप में हर एक बंदे को मैंने आपको बताया था ना, अधिकारी उत्तरदायित्व की जननी है, मतलब जब जब आपको अथॉरिटीज दी जाएगी तो आपको कुछ काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, है ना। एक पुलिस वाले को अधिकार है तो उसकी कुछ जवाबदारी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास अधिकार है, वो मार सकता है, डांट सकता है, चिल्ला सकता है ना, जेल में बंद कर सकता है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके रहते रहते उस एरिया में कभी कोई क्राइम ना हो, है ना, बाकी व्यवस्था शासन व्यवस्था बनी रहे। वैसे अगर आपको कुछ अधिकार दे दी गए, अथॉरिटीज दे दी है, तो आप उसको काम को करने के रिस्पॉन्सिबल होंगे। वैसे ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है कि हर किसी को कुछ अथॉरिटीज दी जाए ताकि वो उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो साधन और साधनों का अनुकूल प्रयोग करने के लिए, अच्छा प्रयोग करने के लिए हमें एक अच्छा संगठन चाहिए जो वेस्टेज ना करे। तो संगठन के 6-7 पॉइंट है बेटा, इसमें से आप कोई सा भी कर सकते हो, आपको 5 पॉइंट करना है, क्वेश्चन बहुत पूछा है, इंपॉर्टेंस, है ना। संगठन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस मतलब एक संगठन, एक ग्रुप आप बनाते कैसे हो, कैसे हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उद्देश्यों का निर्धारण। पहले आप देखोगे हमें एक साल में करना क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट क्या, कि आपको एक साल में, लाइक आपकी मोबाइल कंपनी, आपको पता है कि एक साल में हमें 5000 मोबाइल बनाना है, ठीक है, और 5000 मोबाइल बनाने के लिए कम से कम हमें 100 लोग लगेंगे, ठीक है। पहले आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड करा, तब आपको पता चला कि आपको कितने लोग लगेंगे, 100, मतलब आपका ग्रुप कितने का होगा, 100 पीपल का होगा, ठीक है। फिर आपने डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, ना, 100 लोग लगेंगे, 100 लोग में से हमारे पास कितने डिपार्टमेंट रहेंगे और हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट्स रहेंगे। तो हर डिपार्टमेंट में कितनी एक्टिविटीज होगी और कितने लोग उनमें लगेंगे, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी से आ गया, ग्रुप समूह में। और क्या होगा इसके अंदर, ग्रुप एक्टिविटीज में अलोकेशन ऑफ ड्यूटी एंड टास्क, है ना। क्या हो गया, अब आप क्या करोगे, लोगों को अलोकेशन मतलब काम सौंपोगे, है ना, टास्क सौंपोगे कि अब हमने ग्रुप बना लिया है, हर एक ग्रुप में, हर एक डिपार्टमेंट में 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग का ग्रुप रहेगा, 30 लोग का ग्रुप हुआ, 3 डिपार्टमेंट हो गया, है ना, 90 लोगों का ग्रुप बना दिया आपने। अब आप इनको एलोकेशन करोगे, इनको ड्यूटीज दोगे और इनको काम बताओगे। फिर इनके अंदर क्या, कुछ अधिकारों के संबंधों की क्या करोगे, स्थापना करोगे, है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटीज रिलेशनशिप। और सभी एक्टिविटीज में हमें समन्वय बनाना ज्यादा जरूरी, कोऑर्डिनेशन, सभी ग्रुपों में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन आता है लेकिन कम आता, प्रोसेस बहुत कम आता, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस, है ना। संगठन का उद्देश्य बहुत आता है बेटा, बहुत बार पूछा इसमें।
हमें इसमें अभी पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, संगठन से क्या आशय, इसकी विशेषताएं बताइए, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन, संगठन के उद्देश्य, महत्व या लाभ, है ना, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो बेटा, अब क्या है इसमें, संगठन संरचना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा होगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग लगेंगे आपको, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग लगेंगे, क्या क्या काम करेंगे, इनका समय क्या होगा, ये आप पूरा ढांचा डिसाइड कर रहे हो, स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो, है ना। हाँ, अब हमारा ढांचा कैसा, ऊपर आंख, नाक, मुंह, गला, है ना। ऐसे वैसे ही संगठन संरचना का ढांचे में ऊपर क्या रहेगा, है ना, ये ढांचा बना रखा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे एक संगठन बनता है, कैसे डिसाइड किया गया, ढांचा देख लो इसका, है ना। सबसे ऊपर कौन रहते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या है, अभी अपन चैप्टर 6 से करेंगे, है ना, अकाउंट का चैप्टर 6 चालू होता है ना, शेयर होल्डर, वहां से अपने को पता चल जाएगा शेयर होल्डर क्या होते हैं। एक्चुअल में एक कंपनी के मालिक होते हैं, ना। कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होगी, प्राइवेट कंपनी क्या होगी, हमें पता होना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज में शेयर होल्डर्स नहीं होते, पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। ये कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें अधिकार पब्लिक का हो, जनता का होता है ना। इसमें लाखों करोड़ों मालिक होते हैं, कोई एक मालिक नहीं होता। फिर इनमें से ही वोटिंग होके क्या बनते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते। ये वो लोग होते जो पब्लिक के बिहाफ पर, है ना, काम करते हैं। अब आप बोलोगे रिलायंस का मालिक कौन है, अंबानी नहीं है, अंबानी की सबसे ज्यादा ओनरशिप है उसके अंदर। एक्चुअल में रिलायंस के अगर आप मालिक ढूंढने जाओगे ना, तो पूरे भारत में लाखों मालिक है, पब्लिक कंपनी है। उसके शेयर्स लिस्टेड है एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। आप चाहो तो आप भी रिलायंस के मालिक बन सकते हो, देख लो उसका शेयर कितने का आ रहा है, 40-50 रुपए का, 60 रुपए के समथिंग एक शेयर है उसका, और टोटल कितना वॉल्यूम है रिलायंस का, तो रिलायंस की वर्थ आपको पता चल जाएगी ना, कितने रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का एक शेयर आ रहा होगा। आई थिंक अभी रिलायंस की कीमत बहुत कम होगी। एयरटेल भी पब्लिक कंपनी है, एयरटेल का भी कोई एक ही मालिक नहीं, भारती मित्तल, है ना, सबसे ज्यादा उसकी शेयर्स है। कल से अगर वो शेयर आप खरीद लोगे तो आप चाहो तो उसको हटा सकते हो। तो इन शेयर होल्डर, इन पब्लिक में से जितने सारे ओनर रहते हैं, इसके अंदर से कुछ सिलेक्ट करके क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिस्ट में आते हैं। जैसे कंपनी तो प्रॉफिट अर्निंग की काम नहीं करती है, नहीं, पब्लिक नहीं, पब्लिक ने अपने एनपीओ पढ़ा था, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसपे जो क्या होते है, जनता द्वारा ही क्या होती, जनता, कोई भी आम इंसान जिसपे ओनरशिप ले सकता है, उसे पब्लिक कंपनी कहेंगे। आप भी ले सकते हो, जैसे कोई शेयर मार्केट के बारे में सुना ना, शेयर मार्केट के बारे में, तो शेयर मार्केट का मतलब होता है कि आप अपना पैसा कंपनी में लगा सकते हैं, और कंपनी जो भी बिजनेस करेगी, जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, उसमें आपको कुछ हिस्सा मिल जाएगा। ये पब्लिक कंपनी। तो भारत में जितनी भी मोस्टली जो बड़ी कंपनियां, सब पब्लिक कंपनियां मिलेगी आपको। एयरटेल हो, आइडिया हो, टाटा हो, है ना, रिलायंस हो, ये सब पब्लिक कंपनी में आती है। टाटा भी, टीसीएस और इन सबके शेयर सबसे ज्यादा महंगे, बहुत महंगे है टीसीएस के शेयर तो। टाटा की कोई एक नहीं पब्लिक कंपनी, टाटा मोटर्स अलग है, टाटा स्टील अलग है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी अलग है ना। टाटा की अलग अलग कंपनियां से, तो जो अलग अलग पब्लिक कंपनी एनएससी में लिस्टेड है, और टाटा ग्रुप अलग है। बैंक में भी देखोगे, एसबीआई भी पब्लिक कंपनी है, एसबीआई में भी ले सकते हैं हम, बैंक ऑफ इंडिया में भी ले सकते हैं, कोटक महिंद्रा में भी ले सकते हैं, इंडसइंड के भी है, सब लिस्टेड है एनएससी। जब अपन लाइव करेंगे ना, तो मैं इसको लाइव समझाऊंगा।
फिर देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया, ये सेम अपने देश का जैसा सांसद है ना, उसी तरीका की। देखो ऊपर अंशधारी मतलब जनता, जनता ही अपने हिसाब से क्या करती है ना, नेताओं को चुनाव करती है। उन नेताओं में से कौन है, कोई एक बनता पीएम। वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट में से कोई एक बंदा है, जो कौन बनता, वहां का सीईओ है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब वो सीईओ क्या करता है, बाकी के सब डिपार्टमेंट को डिसाइड करता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो अब वो देखेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उत्पादन के कार्यों में, उत्पादन विभाग में हमें कितने लोगों की जरूरत है, तो वहां पे क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन उधर का बनाया प्रोडक्शन का, है ना। मार्केटिंग के लिए हमारे प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए डिपार्टमेंट को बनाया, और उसमें कितने लोग लगेंगे। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्तीय विभाग, ऐसा डिपार्टमेंट जो उस बिजनेस की, उस कंपनी के सारे लेन देन को, फाइनेंशियली लेन देन को कंट्रोल करता है। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आने वाला, और किन किन जगह पे पैसा खर्च होगा, तो पैसे का पूरा हिसाब किताब को रखेंगे, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट। हम बोल सकते हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी कंपनी के हाउस वाइफ है। जैसे घर में मम्मी ऐसा फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके हाथ में रहता है, मम्मी के हाथ में रहता है ना। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च करना है, क्या सारी चीजें, वो सब उनके पास रहता है ना। फिर आ गया सीए के विभाग, पर्सनल डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जो पूरे एम्प्लॉइज को अपॉइंट करेगा, एचआर डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये रहा। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी स्कोप बड़ा है। मार्केटिंग बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट कितना ही बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो बिकने से नहीं गए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट है, पहला की पैकिंग, हमारे प्रोडक्ट की पैकिंग कौन करेगा, कैसी होगी, कैसे अट्रैक्टिव होगी, उसके ऊपर क्या एड लगाना पड़ेगा। पैकिंग, हर बहुत सारे आजकल अपने प्रोडक्ट की पैकिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। विक्रय डिपार्टमेंट विभाग, सेल्स डिपार्टमेंट, है ना। हमारा एरिया कितने मतलब हमारा बिजनेस कितने एरिया को कवर करेगा, इंदौर को कवर कर रहा है ना, एमपी को कवर कर रहा है, तो जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना सेल्स डिपार्टमेंट आपको ज्यादा चाहिए। फिर एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, विज्ञापन करने वाला डिपार्टमेंट, और मार्केट की रिसर्च करने वाला डिपार्टमेंट। रिसर्च का काम करते देते एक। हाँ, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस क्या है? मार्केटिंग में और एडवर्टाइजमेंट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस करना तो बहुत कम वो रहता है, लेकिन एक मिनट कहां पर गया। मार्केटिंग के अंदर ही एक डिपार्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग का मतलब क्या भैया, मुझे मेरे प्रोडक्ट को फेमस करना है, इतना फेमस करना है कि हर इंसान सबसे पहले उसकी डिमांड करे। आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो तो आप ये नहीं बोलते कि मुझे पेप्सी चाहिए, थम्स अप, आपके दिमाग में जो पहले रिकॉल हो जाए। बार बार एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वाले को क्या रहता है, वो ऐसे ऐसे एड आपके सामने रिप्रेजेंट करता है कि आपके दिमाग में वो ही घूमता रहता है। अब आप घर से सोच के नहीं गए कि आज तो मैं पेप्सी पीऊंगा, है ना, अचानक वहां पे जाते हो, फिर तुरंत आ जाता है आपके दिमाग में कि पेप्सी, थम्स अप, जो एड आपके दिमाग में घूम रहा है। आपको पता है प्रोडक्ट इतने फेमस हो गए तो जाके क्यों अभी भी एडवर्टाइजमेंट करवाया जा रहा है। सबको पता पेप्सी है, थम्स अप है, कोको कोला, मिरिंडा है, बट फिर भी बार बार एड क्यों कराया जाता है, ताकि आपके दिमाग में वो एड घूमता रहे और आप उसी की डिमांड करो। पार्ले जी का करता है, बहुत कम करता, उसकी ब्रांड बन चुका है बिस्किट में, और फिक्स इनकम, क्योंकि वो प्राइस फिक्स कर रखा है। वो प्राइस रखना भी फिक्स, वो भी एक मार्केटिंग का अच्छा तरीका है। वो क्या कर रहा है, बिस्कुट कम करता जा रहा है ना, प्राइस वही है ना, या तो उसकी क्वालिटी लो कर देगा, एक एक दो बिस्कुट कम करता जाएगा उसमें से, है? लोगों को सोचता है यार जब हम छोटे थे तब भी 5 में मिल रहा है, बड़े हो गए तब भी 5 में, कुछ बूढ़े हो गए कि हम तो बुढ़े हो गए तब भी 5 में मिल रहा है। मतलब प्राइस इसने फिक्स कर रखा है ना, 4 रुपए से 5 रुपए 1 आधे रुपए बढ़ा है ना। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुझे मेरे प्रोडक्ट को फेमस करना, मुझे फेमस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहला कर दिया उसने पैकिंग, मार्केटिंग का ही पार्ट है। मार्केटिंग बोले क्या, सबसे पहले तो मेरा प्रोडक्ट पैक कैसे होगा, कैसे अट्रैक्टिव दिखेगा कि लोग उसको खरीदे। अब बता कौन से प्रोडक्ट की ब्रांड की पैकिंग बहुत अच्छी आती है। सेलिब्रेशन कैडबरी लेने आते हो, है ना, वो पैकिंग पे कितना ध्यान देता है,
कुछ मिठाई लेने आएंगे तो आप पैकिंग देख के ही करोगे, कुछ वो आ जाते हैं हार्ड बना दिए, दिल जैसे बना दिए, उसके अंदर चॉकलेट ऑन फिक्स कर दी, है ना, अलग अलग कलर की पन्नी कर दी, मतलब पैकिंग अट्रैक्शन होगा तो मार्केटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। पैकिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट है? और मार्केटिंग कैसे हो सकती है? सेल्स। मैं अपनी सेल्स को कितनी बड़े लेवल पे पहुंचा सकता हूं। अगर मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा मतलब तो ऑटोमेटिक मार्केटिंग हो जाएगी ना। तो सेल्स के लिए हमें सेल्स डिपार्टमेंट क्या प्रोसेस करता है ना, प्राइस कम कर रहा है क्या, या जो दुकानदार है उसको ज्यादा बेनिफिट पहुंचा रहा है। सेल्स के दो तरीके हैं, या तो दुकानदार को कमीशन अच्छा दे दो तो ऑटोमेटिक बेच देगा। आप जाओ मोबाइल की दुकान पर, मोबाइल वाला वही मोबाइल बताएगा जिसमें उसको कमीशन ज्यादा मिल रहा है ना। आप जाओगे वीवो के लिए, वो आपको पैसा और थमा देगा, वो कंपेयर करने लग जाएगा, वो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट कम बताएगा क्योंकि उसमें उसको ज्यादा फायदा हो रहा है। और मार्केटिंग कैसे हो सकती है? हाँ, मैं अगर एडवर्टाइजमेंट अच्छा करेंगे, विज्ञापन अच्छे करेंगे तो भी मार्केटिंग हो सकती है। प्रोडक्ट अच्छा होगा तो मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी, है ना। सेल्स अच्छी होगी तो भी मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी। अब सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज आती है, आफ्टर सेल सर्विस और बिफोर सेल सर्विस। इसके बाद हमने एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन अच्छे करे तो विज्ञापन कैसे करना, उसके सोर्सेस भी अपन पढ़ेंगे ना। और मार्केटिंग कैसे अच्छी हो सकती है? मार्केट से रिसर्च करके। मार्केट रिसर्च मतलब अलग अलग जगह पे जाओ और देखो कि कहां पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है। अभी दिवाली यही है, अगर ओप्पो, वीवो, सैमसंग अभी दिवाली पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता, नया मोबाइल लॉन्च करता तो उसके बिकेंगे, लेकिन कहाँ बिकेंगे? पूरे भारत में बिकेंगे क्या? बेटा दिवाली पूरे भारत में इतनी बड़े लेवल पे नहीं बनाई जाती, अपने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे बनाई जाती। अगर मैं पूरे भारत में लॉन्च करूंगा तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन जगहों पे तो चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर बंगाल में करूंगा, पश्चिम बंगाल में, तो वो तो मोस्टली क्या मोमेडियन इलाका है, वहां पे ईद पे करता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। साउथ में करूंगा तो साउथ में दिवाली बनती लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर। साउथ का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? पोंगल, है ना। कब? जनवरी में आता है, जब उनकी पहली फसल कटती है। सबसे बड़ा त्योहार रहता पूरे साउथ का, दक्षिण भारत का। उस समय सब किसान लोग क्या कर रहे हैं, है ना, अपनी फसल बेच के अच्छा मुनाफा लेके आते, लोगों के पास पैसा रहता तो त्योहार बहुत अच्छे लेवल पे बनाते हो, तो जाके उनके पास पैसा रहता। उस समय में पोंगल के टाइम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। ये मार्केट में रिसर्च करा है ना। पंजाब में, है ना, लोहड़ी बनती वहां पर, तो वो सबसे ज्यादा चलता है, मैं तब लॉन्च करूंगा। तो ऐसे मैंने मार्केट की रिसर्च करी है। मार्केट रिसर्च करना कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कब रहेगी, कहाँ रहेगी, किस वक्त रहेगी, और उस समय आपके पास कितने मतलब क्वांटिटी में प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। आप क्या ऑफर दे सकते हो, क्या डिस्काउंट दे सकते हो, मार्केट रिसर्च करिए। आपके कॉम्पिटिटर कौन रहेंगे उस समय, ये मार्केट रिसर्च होती है। और भी मार्केट रिसर्च चलती रहती है। एक डिपार्टमेंट हर, है ना, हर एक अपना डिपार्टमेंट अलग ही बना रखता है, उसको बोलते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट। आप मार्केट की भी रिसर्च करो, प्रोडक्ट पे भी रिसर्च करते जाओ। डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं इसको। जरूरी वीवो ने मोबाइल बना दिया, खत्म, है ना। 2 महीने बाद कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा, 2 महीने बाद फिर कुछ नया कर देगा। रिसर्च कर रहा है, इसके अंदर कुछ नया इनोवेशन मिलता जा रहा है तो उसमें ऐड करता जा रहा है। अगर रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं होता ना तो हम अभी भी डब्बे पे होते, टेलीफोन पे वही घुमा रहे थे, है ना। रिसर्च करते गए, अभी हम बल्ब पे होते, है ना, एलईडी तक आते ही नहीं। बल्ब से ट्यूबलाइट से फिर सीएफएल, फिर एलईडी, इस तरीके से आ गया। तो ये रिसर्च डिपार्टमेंट है जो अपने प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हैं, उसको और बेस्ट बनाने की कोशिश करती है। सब खाने पीने वाले भी क्या कर रहे हैं, बना रहे। साबुन वाले भी बहुत रिसर्च करते रहते, नीम, पुदीना, नमक सब डाल दिया उन्होंने टूथपेस्ट में, तो ये क्या हो गया, रिसर्च डिपार्टमेंट बना दिया। ये डिपार्टमेंट किसमें, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग के हेड में आ गए। फ्यूचर में आप जैसा 12th के बाद कोई बीबीए लोगे, बीकॉम लोगे तो बोलेंगे आप किसमें जाना चाहते हैं ना, ये आपको ब्रांचेस मिलेगी ना। अभी से आपको ब्रांचेस मिल जाएगी कि आपको कौन सी ब्रांच में जाना। मार्केटिंग मिलती, फाइनेंस ज्यादा मिलती, मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर, है ना। अब इसमें एक और आगे ड्यूअल स्पेशलाइजेशन,
मतलब इसके अंदर सब मिक्स मिल जाती है। ऑनर्स, एचआर क्या था? एचआर ह्यूमन रिसोर्स, वो बंदा जो क्या केवल किसका मैनेजमेंट करता है, इंसानों का, एम्प्लॉइज का। मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉय बने रहना चाहिए। सबसे मुश्किल काम भी रहता है एचआर का। एचआर का काम क्या रहता है, मार्केट से अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढ के लाता, कम से कम सैलरी में अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय। आप 10 लोग हो, 10 जैसे मुझे 5 मतलब एम्प्लॉय की जरूरत है और 100 लोग आए इंटरव्यू देने। 100 में से मैंने इंटरव्यू लेके कितने सिलेक्ट करे, 10 ना। अब 10 में से मैं किन 5 को सिलेक्ट करूंगा जो क्या है मेरे मतलब उम्मीद पे तो खरे उतरे, उसके साथ जो 5 कम सैलरी मांगेंगे दूसरों के कंपेयर में, उनको सिलेक्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा ना? तो एचआर का काम बहुत है। फिर टाइम पे एम्प्लॉय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 100 के 100 एम्प्लॉय एक साथ प्रेजेंट होना बहुत मुश्किल रहता है। कोई ना कोई छुट्टी ले लेता, आज हमारे घर में ये, आज वो है ना, तो उसकी प्लेस खाली है, तो उसकी प्लेस को भरने के लिए भी कोई होना चाहिए। ये आपका क्या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ना, कार्यात्मक संगठन की संरचना की। इस तरीके से एक कंपनी में, बड़ी कंपनी में संगठन होता और वर्क करता है। ये आता है एग्जाम में? स्ट्रक्चर बनाना बेटा आता है, लेकिन कम आता है। स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। इनमें से किसी एक के बारे में बोल सकता है ना। क्या दे देगा आपको, फंक्शन ऑफ एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कार्यात्मक संगठन के लाभ बताएंगे। इसके बाद साइड में एक और बताया, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, विभागीय संगठन संरचना। मिल गया चार्ट। अबे डिपार्टमेंट वाइज इसको बांट दिया उसने। देखो 2 डिपार्टमेंट बांट दिए। ये तो ऊपर का तो वही है, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ। सीईओ ने इस बार डिपार्टमेंट वाइज, डिविजन वाइज इसने 2 डिपार्टमेंट बांट दिए। पहला है ना इंजीन डिवीजन और दूसरा है बॉडी डिवीजन, है ना। इंजीन डिवीजन और बॉडी डिवीजन हिंदी मीडियम में भी लिखा है। देखो इंजीन डिवीजन में क्या है, इंजीन मतलब इंजन टाइप का बता दिया, जो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन पे वर्क कर रहा है ना, प्रोडक्ट पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे मार्केटिंग आ गया, देखो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल। और बॉडी डिवीजन के हिसाब से क्या बता दिया, अगेन प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल। दोनों को ये इसने सेम ही है, अलग नहीं है बेटा। उसका एक चार्ट बना दिया उसने, 2 डिपार्टमेंट में बता दिया, इंजीन डिपार्टमेंट और बॉडी डिपार्टमेंट में, डिवीजन में बांट दिया उसको। दोनों के मतलब आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, एडवांटेज ऑफ डिवीजन स्ट्रक्चर, विभागीय संरचना के लाभ आते हैं। इसके बाद आपको ये ज्यादा पूछता बेटा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, रेखीय संगठन, रेखा संगठन। सबसे पुराना प्रारूप है, सबसे पुराना। अब देखो ये रेखीय संगठन क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इधर साइड में दिख गया आपको, है ना। मतलब इसपे एक ही मेन मैनेजर रहता, मुख्य प्रबंधक रहता, और एक लाइन से क्या करता है, वो ऑर्डर जारी करता है। आपको नहीं है इसमें, मिल गया ना, जनरल मैनेजर। हाँ, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर एक ही मेन क्या होगा, मैनेजर रहेगा, जो एक लाइन से क्या करेगा, है ना, अलग अलग मैनेजर्स को ऑर्डर इश्यू करेगा, ठीक है। ये मुख्य मैनेजर सीईओ बोल सकते हैं इसको। ये क्या करेगा, जनसंपर्क अधिकारी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और इधर क्या है, सहायक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। ये इनको ऑर्डर करेगा, मतलब यहाँ पर 3 बता दिया। अब ये इसके पास कितने मैनेजर रहेंगे, फैक्ट्री का मैनेजर, ये इसको ऑर्डर इशू करेगा, फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर को।
मतलब ये सबसे पुराना प्रारूप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। आप 3 स्ट्रक्चर से क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। फ्यूचर में अगर आप ऐसा मैनेजर काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे सर हमारे यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है ना, फंक्शनल है, डिविजनल है, या हमारा ओल्ड है लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 3 चार्ट आपको नॉर्मली हर जगह पे मिलेंगे, है ना। तीनों में से एक आपको तीनों चार्ट के बारे में पता तो आप समझ जाओगे कि हाँ मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो स्ट्रक्चर को देखना और आपको समझना रहेगा। अब आप देखोगे फाइनेंस मैनेजर के अंडर में कौन कौन है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है ना, कानूनी लीगल कंसल्टेंसी है, और इसके साथ क्या है सहायक, इसके अंदर असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहले समझते थे सारी फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है। नहीं बेटा, इसका बहुत पूछता फॉर्मल है ना। 90% मैं कह रहा हूं अगर इस चैप्टर में से डिफरेंस पूछेगा तो 90% चांसेस है कि ये आ सकता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल। बेटा हिंदी में कहा जाता तो औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बोल सकते हैं कि सर ये आपके स्कूल का ग्रुप है ना, आप दोस्तों का ग्रुप है ना। बोलने के कोई तरह किसी को कुछ भी बोल दो, है ना, किसी के कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं करना, मतलब दोस्तों जैसा। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर क्या होता है जो आपके आपसी संबंधों पे बन जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा संगठन जो मानवीय संबंधों के आधार पर बन जाता है ना, ये से ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा संगठन जो किसने बनाया है ना, किसी कंपनी के मैनेजर ने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बनाया है ना, जो नियमों पर आधारित होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पर आधारित होता है ना। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या सॉरी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन। ठीक है, जो किसने बना दिया, वही से बना दिया ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बना दिया। मतलब ऑफिस में जब आप ऑफिशियली वर्किंग करते हो, कोई अधिकारियों से आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, या अपने अधिकार और अपनी कर्तव्यों के आधार पर किसी से बात कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना। पढ़ते थे ना फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल मतलब एक डिपार्टमेंट पे आप लिख रहे हो फॉर्मल, और अपने घर वाले में से किसी परिवार के सदस्य को लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक। तो इसमें दोनों में डिफरेंस आता है। देखो औपचारिक संगठन क्या होता है, मानवीय संबंधों के आधार पर बनाए जाते हैं। इसका अभिप्राय होता है ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के कर्तव्य, अधिकारों को, सॉरी ये तो औपचारिक है ना, अनौपचारिक बात पहले औपचारिक ही देखते हो, फॉर्मल है ना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऐसा होता है जिसके अंदर आपको प्री डिटरमाइंड आपको अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना। पूर्व में आपको सब कुछ परिभाषित कर दिया जाता है। इसका मतलब ऐसा संगठन क्या होता है, एम्प्लॉइज की अथॉरिटीज, कर्मचारी के मतलब अथॉरिटीज पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे है ना स्पष्ट कर दिया जाता है। या एक लीगल और सोच समझ के बनाया गया क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लंबे समय तक टिका हुआ रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन बना हुआ रहता है, जिसमें सब कुछ नियमों के आधार पे होता है, जो व्यवस्थित रूप से चलता है
जो लंबे समय तक टिका हुआ रहता है। क्योंकि अगर एक कंपनी 50 साल से है और 50 साल में उस पर 100 एम्प्लॉइज है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉर्मल 100 एम्प्लॉइज का ही है। बाकी लोगों का ग्रुप टूटता बनता रहता है। आज मेरी इससे बन रही तो उसके साथ बैठी हूँ, कल उससे बन रही उसके साथ बैठी हूँ, है ना। स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज का ग्रुप अलग बन गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता बिगड़ता रहता है। इनफॉर्मल तो कैसे? इनफॉर्मल मतलब आपके आपसी संबंधों में, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में आपका मैनेजर है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, आप उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, उनसे जो बात कर रहे हो, आपके बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल मतलब आप उसी के अंदर आपकी 4-5 एम्प्लॉय से बहुत अच्छी बनने लग गई, अब आप कंपनी के अलावा भी उनसे और दूसरी बातें करने लग गए, है ना। कि खाना खाते टाइम क्या कर रहे हो, आप उससे इनफॉर्मली बिहेव कर रहे हो, ठीक है। छुट्टी के बाद भी आप कहीं पे मिल लेते हो, कहीं घूम लेते हो, या घर की कुछ पार्टी आर्टी में बुला लेते हो, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना, अनौपचारिक संगठन हो गया। ये ज्यादा जरूरी है इनफॉर्मली रहना। कुछ कंपनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रेफर करती है कि एम्प्लॉय है तो उनको ऑर्डर देते जाओ, काम करो, काम कंप्लीट हो जाएगा, चले जाओ, ठीक है। और कुछ कंपनियां क्या करती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करती है, अनौपचारिक संगठन को। वो सोचते हैं कि यार मेरे एम्प्लॉय, इनके साथ में ऐसा बिहेव करो जैसे घर जैसा बिहेव करते हैं, ताकि इनको अपने घर जैसा यहाँ पे माहौल मिले। जहाँ पे काम की बात है वहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, लेकिन काम के अलावा इनके साथ इनफॉर्मल भी रहना चाहिए मुझे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने घर जैसा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ज्यादा इनफॉर्मल भी नहीं होना है, तो बाद में क्या होगा, सुनेंगे नहीं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ज्यादा इनफॉर्मल हो गए, बहस करने लग गए, मुंह चलाने लग जाते फिर इनफॉर्मल। अब मेरा भैया, मैं ऑफिस पे जाऊंगा तो मुझसे एकदम फॉर्मली बात करेंगे, कैसा आना हुआ, क्या हुआ। ऑफिस में मुझे पूछ के जाना पड़ता अंदर, इतना कि उनके केबिन में मुझे पूछ के जाना पड़ता, और कुछ काम होगा तो ही आऊंगा। जैसे मैं लास्ट टाइम, मेरे एक फ्रेंड है चंद्रपाल, उनको जॉब दिलाने के लिए गया था भैया को, घर पे बहुत अच्छे से बात करे, हाँ पहुंचा देना, साथ में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैं गया तो बाहर मुझे केबिन के बाहर करीबन 1.5 घंटे तक बिठा रखा। मीटिंग चल रही, एक को गया, फिर दूसरा आया, फिर मैं गया, और फिर वो करा। तो भैया ने प्रॉपरली क्या इंटरव्यू लिया, सब बात करी। तो भैया जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन हमारा कैसा बना हुआ था, फॉर्मल बना हुआ था, जबकि घर पे इनफॉर्मल था। मैंने बोला हाँ, ऐसा एक भाई की तरह मैं रेफरेंस ले लिया, मैंने उसको बुला लिया इंटरव्यू के लिए, बात कर, है ना। जो चीजें तुमने बताई थी वो मैंने कंसीडर कर रखी है, बट मैं ऐसा ऑफिस में मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छा एम्प्लॉय मिले, तो मुझे इंटरव्यू लेना था उसका, मुझे सही लगेगा तो फिर मैं करूंगा। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में दोनों में डिफरेंस पता है ना। देखो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, और ये अंतर आपने कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहला देखते हैं मीनिंग। एक बुक दो। ये प्लान ऑर्गेनाइजेशन होता है, एकदम प्लानिंग के थ्रू बनाया जाता है कि हमें 50 लोगों की जरूरत है, मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन 50 का होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये अनप्लान होता है, मानवीय संबंधों के आधार पे होता है। इसकी कोई योजना नहीं, आपने शुरू से नहीं है, आपने कॉलेज जाऊंगा तो 10 दोस्त तो मुझे चाहिए कम से कम, आपने प्लान नहीं करा। ये अनप्लान होता है कि आप जिस कंपनी में काम करोगे वहां पे आपके किससे क्या बन रही है, आप उनके साथ रहना पसंद करने लग जाओगे, मतलब ये अनप्लान होता है। ये पूर्व नियोजित होता है, निर्धारित होता है, और ये पूर्व निर्धारित नहीं होता। ये क्या होता है, मानवीय संबंधों पे आधारित होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्थायी, ये फिक्स होता है, स्थिर होता है बेटा, बहुत समय तक चलता है, स्थिर होता है। और ये अनफिक्स होता है, स्थायी नहीं होता है। ये संगठन टूटता बनता रहता है कि हमारी किसी से बन रही है तो थोड़े दिन बाद फिर आप अलग हो गए, है ना। या आप उस कंपनी में कर रहे थे काम 2 साल तक, तो 2 साल तक ऑर्गेनाइजेशन था आपका,
और आपने उस कंपनी को छोड़ दिया, तो आपकी जगह किसी और ने ले ली, मतलब वो तो ऑर्गेनाइजेशन आपका टूट गया, लेकिन फॉर्मल तो बना ही है ग्रुप, यह अस्थायी रहता है। और क्या बता सकते हैं इसमें, आ गया ना स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आ गया, और आगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंपनी द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए इसके अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की होती है, डिफाइन रहती है कि कौन मैनेजर है, कौन किस पोस्ट पे, सब डिफाइन रहता है। लेकिन जब आप आपसी संबंधों में कोई ग्रुप बनाते हैं उसमें कोई डिफाइन नहीं होता है। वो बात अलग है, आपके दोस्तों में कोई नेता बन जाता ग्रुप, है ना, अपनी ही चलाता है, तो बात अलग है। लेकिन इसके अंदर डिफाइन नहीं होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं होती, मतलब इसके अंदर अधिकार और उत्तरदायित्व क्या होता है, पूर्व परिभाषित होते हैं, जबकि इसके अंदर अधिकार और उत्तरदायित्व पूर्व परिभाषित नहीं होते। डिसाइड, इसको बनाता कौन है, इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, हमेशा उच्च अधिकारी द्वारा बनाया जाता है, टॉप मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है ना, उच्च लेवल के प्रबंधक बनाते हैं। और ये क्यों कौन बनाता है, आपके आपसी संबंधों से बनता है ये, है ना, ये कौन बनाता है, ह्यूमन बिहेवियर से बनते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, ये मानवीय संबंधों के आधार पर बन जाते हैं, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या होता है बेटा, कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है ना। इसको क्यों बनाया, मैं कंपनी का मैनेजर, मैंने आपका ग्रुप क्यों बनाया, ताकि आप कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, है ना। ये कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को क्या, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, कंपनी के एम को। और आप चारों दोस्त आपस में क्यों बात कर रहे हो, आप एक दूसरे की मानसिक संतुष्टि के लिए, है ना, सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया जाता है ना। तो और क्या बता सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर बातचीत क्या चलती है, प्रॉपर वे में चलती है, सोपान श्रृंखला में चलती है, स्केलर चेन में चलती है। मतलब इसके अंदर क्या होती है, कम्युनिकेशन कैसी चलती है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या होता है, स्केलर चेन में चलता है, सोपान श्रृंखला में। और इसके अंदर स्केलर चेन नहीं होती है, क्योंकि ऑफिस में आप अपने मैनेजर से बात करोगे तो मैं कम सर आ सकते हो, आप क्या करो, कुछ नियम और अधिकार उत्तरदायित्व के हिसाब से आप उसको सर के या जो भी आप फॉर्मल तरीके से बात करते हो। घर में आप नहीं आओगे कि मम्मी आ जाओ, मैं आई कमी, नहीं आ सकते हो ना, क्योंकि वहां पे चेन क्या रहती है, आपकी इनफॉर्मल रहती है, आप कैसे भी किसी से बात कर सकते हो ना, वहां पे आपकी सोपान श्रृंखला नहीं चल सकती है। मतलब यहाँ पे स्केलर चेन, मतलब जितना भी कम्युनिकेशन है, जितनी बातचीत है, प्रॉपरली डायरेक्शन में चलती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप जब मानवीय संबंधों के आधार पर अपने दोस्ती मतलब इनफॉर्मल बिहेव कर रहे हो, तो वहां पे कम्युनिकेशन आपका कैसे भी चल सकता है ना? और क्या बता सकते हैं, काफी। अब आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन क्या है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्री प्लान होता है, जो फिक्स होता है ना, जिसमें सबको अपनी अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से डिफाइन की होती रहती है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप लेवल मैनेजर द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है, जिसका मेन एम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है ना, जिसके अंदर कम्युनिकेशन एक प्रॉपर स्केलर चेन में चलती, डायरेक्शन में चलती, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। बेटा हिंदी मीडियम में औपचारिक संगठन मतलब ऐसा संगठन होता है जो पूर्व नियमों के आधार पर बनाया जाता है। इसकी स्थापना उच्च स्तर प्रबंधन द्वारा की जाती है, ठीक है। यह एक स्थिर संगठन होता है जो लंबे समय तक बना हुआ रहता है। इसके अंदर कर्मचारी के अधिकार और उत्तरदायित्व पूर्व परिभाषित होते हैं, है ना। इसका उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण करना होता है। इसका क्या होता है उद्देश्य, बनाने का उद्देश्य संस्था के, कंपनी के क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है।
ठीक है, जिसके अंदर संप्रेषण एक सोपान श्रृंखला में चलती है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, विशेषता आ गई, तो यही पॉइंट होगा 1 2 3, ये हो गए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बता सकते हो हेडिंग डाल के इसी को डिफाइन कर देना। वैसे इसकी भी निकाले, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मानवीय संबंधों के आधार पर होता है, जिसमें पूर्व परिभाषित उद्देश्य नहीं होते, या संगठन अस्थायी होता, लचीला होता है, जो मानवीय है ना संबंधों के आधार पर क्या मानव की संतुष्टियों के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर कोई सोपान श्रृंखला नहीं होती है। ऐसा संगठन क्या होगा? औपचारिक संगठन होगा। ये इसकी हो जाएगी मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, और दोनों में लाइन खींच दोगे तो डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। मतलब आपको एक अंतर करना है तो आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। मीनिंग पहला, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स 4 क्वेश्चन, बीच में लाइन खींच दी 5 क्वेश्चन। बेटा ये बहुत आता है, क्वेश्चन पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन से आशय और इसकी विशेषता पूछ लेगा, या इसमें अंतर पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला 90%, कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा आपको। पढ़ो इसको एक बार, जो लिखा वही है। अच्छा ये नहीं लिखा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3rd पॉइंट। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या पर्पस? हाँ बेटा इसके वो अलग कर दिया उसने, क्या इसके वो बेसिस ऑफ डिफरेंस उसने चेंज कर दी है, ठीक है। अदरवाइज मीनिंग वही है। ये देखो ये स्टेबल है, फिक्स है या अनफिक्स है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या ये कौन बना रहा है? क्रिएट मैनेजर बना रहा है टॉप लेवल, और ये क्या आ रहा है? सोशल इंटरेक्शंस के द्वारा हो रहा है ना। पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस है ना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होता है, ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया गया है ना। इसके अंदर क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, पॉलिसी और रेगुलेशन के ऊपर बेस रहता है, रूल्स रेगुलेशन, और आप साथ में वर्क करते हो, वर्किंग टुगेदर, तो है ना आपका ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। रिलेशनशिप, इसके अंदर रिलेशनशिप किसके होते हैं? बॉस और सबऑर्डिनेट के, मालिक नौकर के रिलेशन बनता है, और इसके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोस्त है आपके ना। फिर एक स्टेबल होता है, फिक्स होता है। ये बड़ा होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज होता है बड़ा ना, 50 लोगों का 100 लोगों का ग्रुप, 100 लोगों में से आपकी 4 की ही बन रही है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप 4 का होगा, ठीक है। मेंबर लीडरशिप, ठीक है, इसमें लीडरशिप रहती है, इसके अंदर नहीं रहती। 7 पॉइंट हो गया इसमें, इस बुक में देखो ना, इसमें पता चल जाएगा, वो पुरानी बुक में। अपना फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर हो गया था ना। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का कोई रूल है, इसको मत करो, इसकी जगह आप ये अलग कर लो ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिक प्रिंसिपल है, आप समझ सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का रूल क्या है? एक अच्छा संगठन के किस सिद्धांतों पे चलेगा? डिवीजन ऑफ वर्क पे, अटेंडेंस, क्या अटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। एक संगठन का क्या प्रिंसिपल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि ये इसमें जब भी एक ग्रुप बने तो इसको क्या करो, डिवीजन ऑफ वर्क, छोटे छोटे काम में बांट दो अपने ग्रुप को, है ना। आपके ग्रुप का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम हो, क्या एम हो? अटेंशन टू ऑब्जेक्ट, संस्था के उद्देश्यों पर ध्यान रखना। और क्या हो सकता है ना, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध के कार्यों पे ही वर्क करे ना। यूनिटी ऑफ कमांड, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन की सारी कमांडिंग किसी एक के पास से जाए ना, एक से ज्यादा लोगों से आदेश ना मिले, फ्लेक्सिबल हो ना। प्रॉपर बैलेंस हो, ऑर्गेनाइजेशन में ना कम लोग हो ना जरूरत से ज्यादा हो। एक कंपनी में इतने भी इम्प्लॉइज मत भर दो कि जरूरत से ज्यादा हो जाए,
और इतना कम भी नहीं है कि जिसका एम मतलब जिससे आप टारगेट अचीव ना कर सको। रहता ना कुछ एम्प्लॉय में 10 लोगों की जरूरत, आपने 15-16 एम्प्लॉयज रख दिए, 6 एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा रख लिए बेवजह की उनको सैलरी दे रहे, या 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है, आपने 8 रख लिए, 7 रख लिए। हाँ, कुछ स्कूलों में होता ना, जैसे एक ही जितने सर चाहिए उससे आधे सर मिलते हैं, बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है। एक ही सर से 4-4, 5-5 सब्जेक्ट पढ़वा लेते हैं। सर आप यही पढ़वा दो, ये पढ़ा दो, तो इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव करने में प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर बैलेंस हो। अब पहले अपन इसमें देखते बेटा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज और डिसेंट्रलाइजेशन। कौन सा है अपन, एक मिनट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज ऑफ अथॉरिटीज, और कहा जा सकता है डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा हिंदी में कहा जाता है अधिकार अंतरण, अधिकार का अंतरण होना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होगा विकेंद्रीयकरण। अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दो। मैंने मनस्वी को बोल दिया कि मनस्वी ये काम कर लो, है ना, कि लाइक कोई है, इनको कोई टास्क दे दिया कि एक कॉपी दे दी, आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है ना, तो मैंने अपने अधिकार, मेरा राइट इनको सौंप दिया कि आप, है ना, इस आपको एक काम करना, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कुछ अथॉरिटीज भी सौंप दी। अब मनस्वी ने यही काम किसको कर दिया, आपको दे दिया। आपने एक काम आधा करा और बाकी का रिमेनिंग काम दिशा को दे दिया। तो आपने क्या करा, जब कोई इंसान अपने अधिकार और अपने कार्य आगे सौंपता जाता है, इसे क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। अधिकारों का अंतरण कर देना, मतलब अधिकार आगे सौंप देना काम के साथ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारा देश कौन चला, उसका हेड का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो कहने के रहता है, बाकी पूरे देश पे, है ना, नियंत्रण किसका रहता है, पीएम का रहता है, प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री बोलता है पूरा भारत में कैसे चलाओ, तो उसने 29 राज्यों में 29 सीएम बना दिए, और उन्होंने बोला कि अब हर राज्य के सीएम बोल दिया कि मध्य प्रदेश की जवाबदारी शिवराज के ऊपर, यूपी की जवाबदारी योगी के ऊपर, इस तरीके से उन्होंने सौंप दिया। क्या मध्य प्रदेश में कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार कौन रहेगा, शिवराज रहेगा। मतलब इसके पूरे विकास निर्माण से लेके, है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सीएम की। अब सीएम बोले मैं पूरा एमपी कैसे चलाऊं, मैं अकेला नहीं कर सकता, तो उसने क्या करा, अपने अधिकारों को और सौंप दिया विधायकों को। विधायक ने बोला इंदौर में, जैसे रमेश बिंदोला, ठीक है, उन्होंने बोला मैं पूरा इंदौर कैसे चलाऊं, मैं पूरा इंदौर कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, तो उसने क्या करा, पार्षद सौंप दिया। मतलब एक इंसान ने अपने अधिकार नीचे से नीचे सौंपते जा रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वैसे एक टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या सोचता, बोला मैं पूरा मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उसने मिडिल लेवल मैनेजमेंट बना दिया, और उसने कुछ अपने अधिकार सौंप दिए, उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी कि चलो थोड़ा काम मैं कर लूंगा, लेकिन कुछ काम ऐसा जो मेरे पावर से बाहर है, जिस पे मैं फोकस ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, वो काम मिडिल लेवल पे करके। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने क्या करा, अपना काम लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कर दिया कि चलो ज्यादा जो काम है वो मैं कर देता, बाकी जो छोटे मैनेजमेंट के काम है वो लोअर लेवल कर लेगा। तो जब हम क्या करते हैं, काम आगे पे आगे सौंपते जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। घर में 2-3 भाई है ना, मम्मी ने एक को काम कहा बड़े को, तो बड़ा तुरंत बोल देगा कि उसको बोलो छोटे को, है ना, छोटे को बोला छोटे में, अगर वो कोई छोटा होगा तो फिर वही लेके आएगा। हम अधिकार क्या कर रहे हैं, अथॉरिटीज मतलब डेलीगेशन सौंपते जा रहे हैं, ठीक है। यही है कि जब एक अधिकारी अपने अधिकार कुछ, है ना, कार्य और कुछ अधिकार दूसरे को सौंपता, दूसरे तीसरे को सौंपता जाता है, तो इसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये हर जगह चलता ही है नॉर्मली। एक छोटा घर देखो, एक छोटी कंपनी देखो, हर जगह होगा ही होगा।
चाहे एक कंपनी में 4 एम्प्लॉय होंगे तो भी यहाँ पर होगा। मतलब इंसान का स्वभाव है अपने अधिकार, अपने उत्तरदायित्व किसी ना किसी को सौंपता रहता है ना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो सकता है ना। कंपनी का एक ही ओनर है और इसके पास कितने 100 एम्प्लॉय है। अब एक अकेला इंसान 100 एम्प्लॉयज को एक साथ नहीं संभाल सकता है ना। तो इसने क्या करा, अपने अधिकारों को ना अलग अलग डिपार्टमेंट में सौंप दिया। ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। अब इससे बोला 100 एम्प्लॉय में अकेला नहीं संभाल सकता हूं, किस किस की रिपोर्ट लूंगा। तो उसने क्या करा, 20-20 एम्प्लॉयज के 5 ग्रुप बना दिए ना। अब एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एक मैनेजर ने क्या करा, कई मैनेजर बना दिए कि भैया प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें, अब मैं आपको प्रोडक्शन मैनेजर बना रहा हूं। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप है। आपको अधिकार है कि आप किसी प्रोडक्ट के उत्पादन से संबंधित सभी क्या कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो ना। सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर बना दिया, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर बना दिया है ना। लोगों को लगाने के लिए HR मैनेजर बना दिया है ना। HR मैनेजर इस तरीके से उन्होंने क्या बना दिए, सभी तरीके के मैनेजर्स बना दिए। और भी कोई सा मैनेजर, लाइक एडवर्टाइजर या फाइनेंस मैनेजर है ना, फाइनेंस मैनेजमेंट में फाइनेंस मैनेजर। तो जब एक ही बंदा अपने अधिकार को कई लोगों को सौंप देता है, इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है अधिकतर, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे बड़े ज्यादा एम्प्लॉयज हो। तो इतने सारे एम्प्लॉयज को कोई एक मैनेजर नहीं संभाल सकता है, तो वो क्या करेगा, अपने ही अधिकारों को कई लोगों को एक साथ फैला देगा, ठीक है। अब अगर चाहे तो इस प्रोडक्शन मैनेजर ने अपना काम क्या कर दिया, सुपरवाइजर को सौंप दिया। ये क्या कर रहा, अपने अधिकारों को आगे सौंपते जा रहा है ना। और अगर इसने अपने कुछ अधिकारों को और आगे सौंप दिया, इसे क्या बोलेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। मतलब ये इसी के अंदर आता है, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। हम बोल सकते हैं डेलीगेशन कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है ना। ये इंसान का नेचर, ह्यूमन नेचर के थ्रू होता है, क्योंकि इंसान अपने अधिकारों को सौंपता रहता है, कोई भी छोटे से बड़े, है ना। और ये क्या है, ह्यूमन नेचर में एक पॉलिसी है, मैनेजमेंट के द्वारा अपनाई गई एक नीति है, ठीक है। इसे कौन अपनाता है, ऑल लेवल, मतलब ऑल टाइप्स के बिजनेस, सभी बिजनेस अपनाते हैं, है ना। और इसे कौन, केवल बड़े लेवल के बिजनेस ही अपनाते हैं, है ना। कि आपका बिजनेस इतने बड़े लेवल पे वो डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करेगा, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है ना। और ये क्या है, ये किसी का पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। बता सकते हैं, ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंस। अधिकार अंतरण से क्या आशय है, विकेंद्रीकरण से क्या आशय, इसमें अंतर है, इनकी विशेषता है। बहुत पूछा बेटा, एक बार देख लेते इसकी डिफरेंस। ये लास्ट में बेटा निकाल लो, है ना, 117 पे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इस अधिकार का अंतरण, नेचर। डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्क डिवीजन और ना डेवल्यूशन ऑफ अथॉरिटीज। ये क्या एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है कार्य करने की, ना? हर इंसान अपना कार्य क्या आगे सौंपता है, कुछ खुद करता है, बाकी बचा काम आगे सौंप देता है, ठीक है। तो ये क्या एक प्रोसेस है काम करने की। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इट इज the end result which is achieved when authorities is delegated at different level। जब एक अथॉरिटीज क्या होती है, कई डिफरेंस लेवल पे पहुंचा दिया जाता है, तो इससे क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। स्कोप कितना है इसका, इट इज कन्फाइंड टू अ मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट इन अ वर्क यूनिट, ठीक है। ये किनके बीच में होता है, मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन करते लोएस्ट लेवल तक, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए इसका स्कोप क्या होता है, वाइडर होता है। और ये बता सकते हो आप, डेलीगेशन का स्कोप लिमिटेड होता है, उसका स्कोप वाइडर होता है, बड़ा होता है। सर तो उल्टा हो गया, तो मैनेजर टू
सबऑर्डिनेट तो डिसेंट्रलाइजेशन में होता है और लोएस्ट लेवल पर डेलीगेशन तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पार्ट है। देखो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज कब तक जाता जाएगा, एकदम लोएस्ट लेवल तक जाता जाएगा ना। टॉप लेवल ने काम मिडिल लेवल को सौंपा, मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को सौंपा है ना, लोअर लेवल वर्कर्स को दे रहा है, तो ये क्या जा रहा है एकदम लोएस्ट लेवल तक, जबकि लोएस्ट लेवल तक नहीं जा रहा है ना। ये अपने एक ही बंदे का अथॉरिटीज क्या कर रहा है, इसके आगे अगर वो कर, ये तो डिसेंट्रलाइजेशन इतना ही है, इसके आगे वो कर रहा है तो इसको डेलीगेशन कहेंगे। सेकंड के बाद ये फोर्थ वाला देख लेना है ना, अधिकारांतरण डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज इट्स रिक्वायर्ड रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑन सबऑर्डिनेट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली क्या करना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा और नियंत्रण करना पड़ेगा, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना पड़ेगा हमारे सबऑर्डिनेट का ना। मतलब अगर आपने किसी को नीचे काम सौंप दिया तो आपको डेली इसकी रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, भैया काम कितना हो गया है। और डिसेंट्रलाइजेशन में एक बार काम सौंपने के बाद है ना डेली रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं रहती। कोई भी मैनेजर डेली जाके प्रोडक्शन मैनेजर से नहीं पूछता आज कितना प्रोडक्शन हुआ है ना, सेल्स मैनेजर से डेली नहीं पूछता है, ठीक है। ये एक बार अथॉरिटी सौंप देने के बाद क्या होता है, इसमें लॉन्ग टर्म के बाद ही रिपोर्ट ले सकते हैं। मतलब इसमें अपने अधिकारों के साथ साथ कंट्रोल कम हो जाता है, छूट रहती है इनके पास। अब मोदी बार बार ये नहीं पूछेगा शिवराज से कि आज मध्य प्रदेश में क्या काम हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, वो नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए बताया डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल मैनेजर्स एंजॉय ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन है ना, ग्रेटर फ्रीडम रहती है, इनको स्वतंत्रता ज्यादा रहती है। कंपल्शन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज हर लेवल पे हर बिजनेस में क्या होता है, कंपल्सरी होता ही है ना, नेचर है ह्यूमन का डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। और डिसेंट्रलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनाएगी। प्रोसेस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज इज द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है ना? और डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी है। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो हम इस पॉलिसी पे वर्क कर सकते हैं ना? अब इंटरडिपेंडेंट फॉर डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी। अब डेलीगेशन करने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं है ना। एक कंपनी में 5 एम्प्लॉय होगा तो एक के ऊपर एक काम सौंप सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए हमें डेलीगेशन की जरूरत है। इसने अपना काम इसको सौंपा ना, तो ये तो पर्सनली डेलीगेशन ही हुआ ना। तो डेलीगेशन का क्या हुआ है, डेवलप फॉर्म बता सकते हैं, इसका विकसित बता सकते हैं। कर सकते हो, इसमें लिखा फॉर डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज नीडेड, आवश्यकता होती है इसकी, है ना। कितने पॉइंट हो गए इसमें, 6 पॉइंट कर लिया ना। एक ये भी देख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है ना। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज नॉट ट्रांसफर। डेलीगेशन में पूरा ही आप अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ट्रांसफर करते हो। एक मैनेजर ने अपना काम सबऑर्डिनेट को बताया तो ये नहीं बोलेगा आपसे तू भी मैनेजर है और तू वर्क कर पाएगा, नहीं कर सकते ना। बस कुछ काम सौंपा जाता है उसको, और जो काम सौंपा उसी के लिए वो उसको अथॉरिटी मिलती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में आप काम को इस प्रकार से डेलीगेट करते कि इनको अथॉरिटीज भी दे दी जाती है। जिससे प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसको पूरी अथॉरिटीज दे दी प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने की, है ना। सेल्स से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए सेल्स मैनेजर को दे दिया, तो इनको पूरी अथॉरिटीज भी सौंपी जाती है। ये लिखा हेंस फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज ट्रांसफर्ड, पूरा ट्रांसफर कर दिया जाता है, कोई डेलीगेशन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो बेटा ये दोनों की मीनिंग और डिफरेंस बहुत आते हैं, आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं। या तो क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण से क्या आशय, इसकी विशेषताएं बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स। या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज बताना, आपको अधिकार का अंतरण बताना, इसकी विशेषता आ सकती है। दोनों के बीच में आपके एडवांटेज आते हैं, कब आते हैं, ठीक है। किसका आ सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज बहुत आते हैं। इसके डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज बताते हैं।
5 नंबर में एडवांटेज ही आएंगे, वैसे तो 5 नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बन रही है। क्या फायदा होगा, क्या एडवांटेज होगा जब आप डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस अपना लोगे? टॉप लेवल पे बर्डन खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्या अगर मैं टॉप लेवल में, तो मुझे टेंशन नहीं, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा, सेल्स का काम सेल्स मैनेजर देखेगा, है ना। ये ग्रोथ और डेवलप करने के लिए आगे बढ़ कर सकता है, बट टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बर्डन कम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा? बेटर डिसीजन लेने में बहुत अच्छा हो जाएगा कि भैया आप अपने लेवल पे अच्छा डिसीजन लो प्रोडक्शन रिलेटेड। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर आप आके मुझसे डिस्कशन करो। अगर मैं अकेला मैनेजर होता तो मैं सबके डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या फायदा होता है कि डिसीजन लेने के लिए बहुत बेटर हो जाता है, क्योंकि मैं प्रोडक्शन मैनेजर ऐसे हर किसी को उठा के नहीं रखूंगा, इंटरव्यू लूंगा, सारी एग्जाम में वो पास होगा, उसमें क्वालिटी होगी, देन उसको प्रोडक्शन मैनेजर रखूंगा। अब वो प्रोडक्शन मैनेजर है मेरी कंपनी में ऑलरेडी, उसको बहुत नॉलेज है प्रोडक्शन से रिलेटेड, इनफैक्ट मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा। बेटा एक मैनेजर सीए को अपॉइंट करता तो उसका मतलब ये नहीं उसको सीए से ज्यादा नॉलेज है। सीए तो अपने आप में प्रोफेशन है उसका, है ना। अगर आपने एमबीए एचआर से करा, मैंने आपको अपॉइंट करा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज। आपने एचआर पर्टिकुलर फील्ड में आपने बहुत स्टडी करी, तो आपको ऑलरेडी ज्यादा नॉलेज है। तो जब प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसको ऑलरेडी प्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होगा, तो उसका स्पेशलाइजेशन भी हम ले सकते हैं, तो डिसीजन बेटर हो जाएगा। फिर क्या है? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, है ना। आपका बिजनेस अच्छे से ग्रोथ हो सकेगा फिर, क्योंकि आपके पास हर फील्ड में अच्छे अच्छे मैनेजर्स आपने अपॉइंट कर रखे ऑलरेडी, है ना, और उसका विभाजन का भी आप फायदा उठा सकते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। आप किसी से भी बातचीत आसानी से कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप किसी मतलब डिपार्टमेंट से रिलेटेड जानकारी ले सकते हो, है ना। आपकी जानकारी कहीं और भी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं, अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर से बात करो, कम्युनिकेशन करो, तो ये कम्युनिकेशन आपके बीच में ही होगा, ये इंफॉर्मेशन कहीं बाहर लीक भी नहीं होगी, कोई और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और क्या कर सकते हैं इसमें? डेमोक्रेटिकल, है ना, मैनेजमेंट। जैसा हमारा पॉलिटिक्स, हमारे देश का जो शासन है डेमोक्रेटिक, वैसे एक मैनेजमेंट एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हो जाता है। क्योंकि देखो मैंने आपको एग्जांपल कैसा बताया था, पीएम सीएम, है ना, विधायक पार्षद, इस टाइप से आपको बताया। तो ये इसी प्रोसेस को अपनाएगा, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। 5 पॉइंट का सफिशिएंट है बेटा बस इसमें ना, 1 से लेके इसमें 5 तक। अब इसके क्वेश्चन कौन कौन से इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चन लिख लो पेज नंबर के साथ। वैसे इस चैप्टर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बस, और बाकी ऑब्जेक्टिव आते हैं 3 नंबर के, 8 नंबर का आता है। एक ही क्वेश्चन बनता 5 मार्क्स में इसमें से। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो, एनी 5। संगठन से क्या आशय है, इसकी किन्हीं 5 विशेषताओं को बताइए। What do you mean by organization? Define its characteristics. संगठन से क्या आशय है, इनकी किन्हीं 5 विशेषताओं को बताइए। दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स में, एक्सप्लेन एनी 5 इंपोर्टेंस ऑब्लिक पे ऑब्जेक्ट ऑब्लिक पे एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एक्सप्लेन एनी 5 इंपोर्टेंस ऑब्लिक में ऑब्जेक्ट ऑब्लिक में एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के उद्देश्य, महत्व अथवा लाभ को समझाइए, किन्हीं 5। बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा, 99 एंड 101 पे लिख लो भले से क्वेश्चन के पीछे 99 ऑब्लिक में 101। अगले क्वेश्चन का आंसर था इंपोर्टेंस का 102 पे है।
फिर तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पेज नंबर 3 बनते हैं। औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर बताइए कोई 5। क्लियर है ना? कितने क्वेश्चन हुए? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट मैं बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन हो गए ना? प्रोसेस, एक मिनट, नहीं प्रोसेस मत करो। What do you mean by functional organization? क्रियात्मक संगठन क्या है? ना, इसके महत्व बताइए। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 105 पे। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में 3 हो गए ना? 4 हो गए। 5वां, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए। वन 117 पे है ना? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो है ना। एक्सप्लेन एनी 5 एडवांटेजेस ऑब्लिक पे इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एक्सप्लेन एनी 5 एडवांटेज ऑब्लिक पे इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण के किन्हीं 5 उद्देश्य अथवा महत्व को समझाइए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपना चैप्टर इसमें कंप्लीट। बस इन क्वेश्चन के बाहर आपको नहीं करना है, और इनमें से कोई सा क्वेश्चन है जो छूट गया है देख लो एक बार, जो नहीं समझाया। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आपको आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। और ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको इन फ्यूचर प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए आपकी कंपनी में कौन सा स्ट्रक्चर्स होगा। ये समझाने के लिए बताया था, बाकी एग्जाम में जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको वही क्वेश्चन आना है, ठीक है।